आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोड तथा जो है अर्धसेल और मानक इलेक्ट्रोड और सेल के बारे में हमने जाना। आज हम सेल के प्रकार देखेंगे। सेल जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, जो सेल होता है ये दो प्रकार का होता है। सेल के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। जो सेल होता है ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार का जो सेल होता है, क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी सेल। इसका मतलब हम बाह्य स्रोत से क्या करते हैं, विद्युत धारा दी जाती है जिससे इस सेल में जो है अपघटन होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थों का अपघटन होता है और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी वह सेल जिसमें किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर विद्युत अपघट्य पदार्थों का अपघटन होता है, जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिससे विद्युत अपघट्यों का अपघटन होता है तथा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया? हमने कहा कि इस प्रकार के सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिससे विद्युत अपघट्यों का अपघटन होता है तथा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी? रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आ गया ना? विद्युत अपघटनी। अगला है विद्युत रासायनिक सेल, जिसे इलेक्ट्रो केमिकल सेल कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत रासायनिक
सेल कहलाता है। यानी वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल तथा रासायनिक सेल में अंतर बताओ। तो अंतर तो हमने लिखा है नहीं, तो ये भी हो जाएगा कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में, कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि हम बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। एक अंतर तो ये हो जाएगा, ठीक, कि विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन से विद्युत प्रवाह होता है। एक अंतर ये हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, एक होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, एक अंतर ये हो जाएगा। विद्युत अपघटनी सेल में कहा गया है कि आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं। रासायनिक सेल में कहा गया कि आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में कहा गया कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है ना। तो जो विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में होते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में होते हैं। समझ में आ गया नहीं? अक्रिय इलेक्ट्रोड अक्रिय अगर प्रयोग किए गए हो तो समय के साथ विद्युत अपघट्य में सांद्रता घटती जाती है। कंसंट्रेशन जो होता है, जैसे जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते जाओगे वैसे वैसे सांद्रता घटती जाएगी। देखो जो हमारा विद्युत अपघट्य है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनों में वियोजित होता है, ठीक है, खूब आयनों में वियोजित होता है। तो जैसे जैसे धारा प्रवाहित करते हैं वैसे वैसे आयन मुक्त होते जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कक्ष पर जो है सांद्रता बढ़ती जाती है, इसमें सांद्रता बढ़ती जाती है कि कैथोड कक्ष में, देखो एनोड कक्ष में सांद्रता बढ़ती है जबकि कैथोड कक्ष में सांद्रता घटती जाती है। तो ये अंतर है, इसको जाने रहिएगा। विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनी सेल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटेशन। विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनी सेल, इसके बारे में कभी पूछ लिया जाता है। विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनी सेल, ध्यान समझिएगा, अभी याद हो जाएगा। विद्युत अपघटन यानी वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर विद्युत अपघट्य पदार्थों का अपघटन होता हो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर जो है भाई विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से, जब विद्युत ऊर्जा दोगे, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। जब विद्युत ऊर्जा दोगे तब रासायनिक अपक्रिया होती है तो विद्युत अपघटन कहलाते हैं। अरे विद्युत ऊर्जा दोगे तब रासायनिक अपक्रिया होगी तो विद्युत अपघटन कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ कराओगे, किसी सेल में कराओगे ना। तो यह प्रक्रिया जब किसी सेल में होती है तो इसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। समझ में आ गया नहीं? अरे विद्युत ऊर्जा जब किसी, वह प्रक्रिया जिसमें हम विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया जिस सेल में कराई जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। लिख लो, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है
विद्युत अपघटन कहलाती है तथा यह प्रक्रिया किसी सेल में कराई जाती है जिसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। भाई जब सेल में कराओगे तो उसे आप विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अगली हेडिंग है विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग से पहले हेडिंग डाल लीजिएगा धातुओं के निष्कर्षण में इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल धातुओं के निष्कर्षण में। इसमें भी जो है एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दो होता है। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी बताएंगे तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा आक्सीकरण विभव। ठीक है, तो विभिन्न धातुओं के यानी जिन धातुओं के आक्सीकरण विभव कम होते हैं, ध्यान समझिएगा, एक होता है कम, एक होता है ज्यादा। ऊपर जो होते हैं जो श्रेणी बनाई गई है विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो टॉप पे लिखा गया है उनके कम होते हैं, या जो आक्सीकरण विभव ना, आक्सीकरण विभव जो होता है वो ऊपर वाले का अधिक होता है और नीचे वाले का कम होता है। अपचयन विभव जो है ऊपर वाले का कम होता है, नीचे वाले का अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे है, अपोजिट है। आक्सीकरण वाला एक वह जैसा होगा उसके अपोजिट जो है अपचयन वाला होगा। तो कहा गया कि जिन तत्वों का आक्सीकरण विभव कम होता है उन्हें जो है हम विद्युत अपघटन करके यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके उनका अवक्षेपण प्राप्त कर लेते हैं, उनका निष्कर्षण कर लेते हैं। अब कुछ धातुओं के जिनके आक्सीकरण विभव अधिक होते हैं तो उनको हम विद्युत अपघटन उनकी गलित अवस्था से शुद्ध करने में क्या लिखा है, धातुओं के निष्कर्षण में शुद्ध धातु प्राप्त करने में उसे हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन कराकर यानी विद्युत अपघटन के द्वारा जो है उन्हें हम अलग करते हैं। समझ में आया नहीं? जिनका आक्सीकरण विभव कम होता है अपघटन द्वारा निष्कर्षित कर लेते हैं, लेकिन जिनका उच्च होता है उनका जो है उन धातुओं के निष्कर्षण से उनके लौड़ों द्वारा जो है गलित अवस्था में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। जिन धातुओं के मानक आक्सीकरण विभव कम होते हैं उन सभी धातुओं को उनके जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है। परंतु जिन धातुओं के
मानक ऑक्सीकरण विभव बहुत अधिक होते हैं, उन सभी, अब कौन कौन होते हैं, जैसे क्षार धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु का निष्कर्षण उनके लवणों के गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। हमने कहा कि जिन धातुओं के मानक ऑक्सीकरण विभव कम होते हैं, अरे या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, तो जिनका कम होता है उन सभी धातुओं को उनके जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है। परंतु जिन धातुओं के मानक ऑक्सीकरण विभव बहुत अधिक होते हैं, हम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, एल्यूमिनियम है, ये सब उच्च होते हैं ना, तो उनका निष्कर्षण लवणों के गलित अवस्था में, जो लवण होते हैं उनकी गलित अवस्था से जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जो लवण होंगे उनका जो गलित अवस्था होगी उनके जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रयोग है धातुओं का शोधन। क्या है आपका अनुप्रयोग? धातुओं का शोधन। ध्यान समझिएगा, देखो अशुद्ध, देखिए धातु कर्म द्वारा प्राप्त जो अशुद्ध धातु, धातु कर्म जानते हो? धातु कर्म पढ़े नहीं है, 11वें में है या 12वें में ही था, लेसन ही हटा दिया गया है। धातु कर्म किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए, जब हम अयस्कों से, किससे, देखिए जो धातुएं होती हैं पृथ्वी में जो है ऐसे ही संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो जिनमें ज्यादा हमारा शुद्ध धातु होता है उस ढेले को खुदाई करने पर जो प्राप्त होता है, खुदाई करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम अयस्क बोलते हैं। जिसमें हमारा, किसे अयस्क बोलोगे? अयस्क उसे बोलेंगे जिससे कम खर्चे में सरलता पूर्वक आसानी से अधिक धातु प्राप्त हो जाए, उसे हम अयस्क बोलते हैं। तो और सुनिए, अब अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या अपनाई जाती है? प्रक्रिया। अरे ऐसा थोड़ी मिल जाता है उससे झट से हाथ डाल के निकाल लिए। अरे माटी से खोदोगे, खोदने के बाद बड़े बड़े ढेले मिलेंगे, उन ढेलों की बात छोटी तुड़ाई होगी, तोड़ेंगे, तोड़ करके बारीक पीसेंगे, बारीक पीस कर पानी में डाल के थोड़ा अल्होले करेंगे, उसमें जो है जो छोटी मोटी अपद्रव्य है वो पानी में घुल जाएंगी। फिर उनको थोड़ा निथार लेंगे, निथारने के बाद भट्टी में ले जाएंगे, गर्म करेंगे, रोस्टिंग कराएंगे, भर्जन कराएंगे, भर्जन निस्तापन जो भी प्रक्रिया कराएंगे, उसके बाद फिर वात्या भट्टी में ले जाएंगे, तब जाकर के हमें कहीं शुद्ध धातु कुछ प्राप्त होगी। तो कहने मतलब अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब धातु कर्म द्वारा जो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है वो 100% शुद्ध नहीं होता है, उसको अलग ले जाकर के उसका शोधन कराया जाता है। तो उस धातुओं का जो शोधन होता है, वो धातुओं का शोधन जो है इस जो है विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा भी किया जाता है। इतना समझ में है? अब धातुओं का शोधन करोगे कैसे? यहाँ पे देखिए, धातुओं का शोधन करने के लिए जो अशुद्ध धातु होती है उसका एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे 2 इलेक्ट्रोड होता है ना, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा। तो एनोड हम किसका बनाएंगे? अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे। समझ में आ गया नहीं? एनोड बनाएंगे अशुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे, और इन्हीं धातुओं के जलीय विलयन, इन्हीं धातुओं के जलीय विलयन का प्रयोग करेंगे। समझ में आएगा नहीं? और फिर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराएंगे। तो विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया कराएंगे तो अशुद्ध धातु से शुद्ध निकल करके शुद्ध धातु के पास जाकर के इकट्ठा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? अरे जब विद्युत अपघटन प्रक्रिया कराएंगे तो अशुद्ध धातु क्या होता है? पिघलने लगता है। उसका जो इलेक्ट्रोड होता है
अशुद्ध धातु का जो बनाए रहते हैं वो पिघलता है, अब पिघल करके उसमें शुद्ध धातु निकल के शुद्ध धातु के पास जाकर के स्टोर हो जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती है या तो वहीं इकट्ठे रहते हैं या तो विलयन में पूरे जो है नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ये है वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा जो है धातुओं का शोधन किया जाता है। समझ में आ गया? लिख लो, धातु कर्म से प्राप्त अशुद्ध धातु के शोधन हेतु वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर उसी धातु का वैद्युत अपघटन का जलीय विलयन लेकर वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड से धातु घुलकर कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है तथा अशुद्धियां विलयन में या एनोड पर रह जाती हैं। हमने कहा धातु कर्म से प्राप्त अशुद्ध धातु के शोधन हेतु वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर उसी धातु का विद्युत अपघटन का जलीय विलयन लेकर विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड से धातु घुलकर कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है तथा अशुद्धियां विलयन में या एनोड पर रह जाती है। एग्जाम्पल में अशुद्ध कापर सल्फेट विलयन लेकर वैद्युत अपघटन कराने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे एनोड पर बात एनोड की करेंगे, एनोड पर हमारा Cu होगा, ये Cu प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पर तो अब ये जो Cu 2 प्लस चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा।